गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ103 सर्टिफिकेशन का लेक्चर 6 जो कि है एज्योर टैगिंग कोटास एंड कॉस्ट। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एज्योर टैगिंग एंड कोटास, एज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट और फिर उसकी लैब। एज्योर टैग्स, you apply tags on your Azure resources giving metadata to logically organize them into a taxonomy. Each tag consists of name and value pair. टैग्स क्या हैं? टैग्स हम लेबल्स कह सकते हैं रिसोर्सेज के लिए, जिसमें हम रिसोर्स को लेबलिंग करते हैं या हमें सेग्रीगेट करना होता है रिसोर्सेज को उसकी कैटेगरी में, या उसके ऊपर हमें पॉलिसीज़ लगानी है या मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए हम टैग्स अप्लाई करते हैं। टैग्स में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक उसका नेम होता है, एक उसकी होती है वैल्यू होती है। पहले हम नेम असाइन करते हैं, लेट से आपका IT डिपार्टमेंट, जैसे आपने VM बनाई और VM आपने असाइन करी है IT डिपार्टमेंट को, और IT डिपार्टमेंट में क्या वो प्रोडक्शन की है या डेवलपमेंट की, तो उसमें हम वैल्यू देंगे। जैसे प्रोडक्शन की है तो उसमें प्रोडक्शन, और डेवलपमेंट की है तो उसको डेवलपमेंट। तो इसके लिए टैग्स हम यूज़ करते हैं सेग्रीगेट करने के लिए रिसोर्सेज को, या रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, या रिसोर्सेज के ऊपर हम पॉलिसीज़ अप्लाई करने के लिए। जैसे कि एक रिसोर्स के ऊपर मैक्सिमम 50 टैग्स आप असाइन कर सकते हैं। टैग्स इनहेरिट नहीं होते। एक आपने लेट से रिसोर्स ग्रुप के ऊपर टैग लगाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसकी सब रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जैसे रिसोर्स ग्रुप पे लगाया तो उसके अंदर कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, कोई नेटवर्क है, कोई डेटाबेस है, तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता वो टैग, आपको असाइन करना होता है मैनुअली जाकर। फिर जो है टैग्स आपके जो है नेम की करेक्टर 512 हो सकते हैं, और जो उसकी वैल्यू है उसकी मैक्सिमम करेक्टर 256 हो सकते हैं। टैग्स आप में ये आपके मल्टीपल है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, %, परसेंटेज, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के सिंबल्स आप नहीं यूज़ कर सकते टैग्स के नेम में। टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं पॉलिसीज़ अप्लाई करने के लिए। टैग्स आप मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट से आपको सेग्रीगेट करनी है कि आपके फाइनेंस लेट से डिपार्टमेंट की कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ आपकी IT डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हैं, आप चाहते हैं कि दोनों पे सेपरेट मॉनिटरिंग हो या सेपरेट कॉस्ट कैलकुलेशन हो दोनों की, तो उसके लिए भी आप टैग्स यूज़ कर सकते हैं। कोटास, as you provide the ability to see the number of each network resources type you have deployed into subscription and what your subscription limits are, कि अगर कोई आपने जो सब्सक्रिप्शन जो ली है उसके ऊपर आपके पास कौन कौन सी रिसोर्सेज असाइन हुई हुई हैं, आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज क्रिएट करी हुई हैं उसके अंदर अपने सब्सक्रिप्शन में, और उसमें आपको कितनी लिमिट असाइन की गई है उस सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और कितनी आपको अलाउ है और कितनी आप ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये कोटाज में आप देख सकते हैं। आप कोटा इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। द एबिलिटी टू व्यू द कोटाज इज हेल्पफुल टू एनालाइज करंट यूजेज एंड प्लान फॉर फ्यूचर यूज। लेट से आपको रिसोर्स को 1000 VMs अलाउ हैं या 10,000 VMs अलाउ हैं आपकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि आपका बफर कितना है, और आप उसी के हिसाब से अपनी इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। फिर जैसे ये एक केस है कि कॉस्ट इज वन ऑफ द मेन पॉइंट्स फॉर ABC कंपनी, एक एग्जाम्पल ली है कंपनी की। दे कैन नॉट सीम टू फिगर आउट हाउ टू एसोसिएट द कॉस्ट ऑफ सर्टेन रिसोर्स टू IT डिपार्टमेंट वर्सेज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एज अ रिजल्ट दे आर ओवर स्पेंडिंग। उनको पता नहीं चल रहा है कि जैसे कि उनके पास एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक IT डिपार्टमेंट है, वहाँ उन्हें पता नहीं चल रहा है कि IT डिपार्टमेंट की कौन सी रिसोर्सेज हैं और मार्केटिंग की कौन सी रिसोर्सेज हैं। जनरली क्या होता है, आप किसी कंपनी की अगर बात करें, या कंपनी में अगर कोई IT रिसोर्सेज असाइन करते हैं तो उसकी चार्जेस उस डिपार्टमेंट को एलोकेट करते हैं, उस डिपार्टमेंट को चार्ज होती हैं। ये जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं उसके बजट में से यूटिलाइज होती है वो तमाम रिसोर्सेज और तमाम रिसोर्सेज की कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने सेग्रीगेशन नहीं करी हुई तो पता नहीं चलेगा कि IT कौन सी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, मार्केटिंग कौन सी मार्केटिंग कौन सी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टैग्स लगा सकते हैं कि IT डिपार्टमेंट की कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, मार्केटिंग की कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, ताकि उसी हिसाब से फिर हम बाद में मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है आपकी टैग्स की, कि टैग्स किस जगह यूज़ करे जा सकते हैं। अगर यहाँ हम कंसोल पे देखें, रिसोर्सेज में जैसे मेरे पास एक ये रिसोर्स है लैब,
इसमें अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे तो टैग दिखा रहा है मुझे फाइनेंस, उसमें अकाउंट्स के अंदर इन्वॉइसिंग। अगर मुझे नया टैग ऐड करना है, मैं कैसे टैग ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, ये आप कैसे ऐड कर सकते हैं? आप यहाँ आएंगे टैग्स में आकर हम जैसे यहाँ क्रिएट करते हैं, जैसे हो गया मार्केटिंग, और जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग में किसका है ये, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ये है रिसोर्स, तो ये ऐड कर दिया हमने और यहाँ सेव करवा देंगे। तब आप जब अपनी रिसोर्सेस में ओवरव्यू में आएंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा मार्केटिंग में। अच्छा, इसमें लेट से अभी कोई रिसोर्स नहीं है, मैं एक रिसोर्स ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ से सॉरी, हाँ यहाँ से अच्छा मैं ऐड करता हूँ नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क एग्जाम्पल के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे हम एक इसके अंदर ये मैंने एक नेटवर्क एड्रेस स्पेस साइन कर दिया, क्रिएट कर दिया। ये हम फर्दर हम देखेंगे नेटवर्किंग की जब हम नेटवर्क के लेक्चर्स पे मूव करेंगे कि नेटवर्किंग कैसे कॉन्फ़िगर होगी इसमें। ठीक है, हम दिखाएगा ये हमें यहाँ पर रिसोर्सेज का। ठीक नहीं, अच्छा हम रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं, धीरे धीरे डिप्लॉय हो रहा है। रिसोर्स ग्रुप में जैसे मेरे पास एक ये लैब मैंने क्रिएट करा था रिसोर्स के तौर पे, ये वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करा है लैब के नेम से। तो इसमें अगर हम वेरीफाई करें तो यहाँ आपको दिखेगा यहाँ पर कोई भी टैग्स असाइन नहीं है इस रिसोर्स को। तो ये वेरीफाई हो गया कि आपके इनहेरिट नहीं होते टैग्स। टैग आपने रिसोर्स ग्रुप पे तो कॉन्फ़िगर कर दिया लेकिन नीचे टैग्स इनहेरिट नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली अगर आपको कोटा वेरीफाई करना है कि कोटा आपको क्या एलोकेट हुआ, आपकी सब्सक्रिप्शन को क्या एलोकेट हुआ है कोटा, तो अगर हम यहाँ आए सब्सक्रिप्शन, जैसे मैं अपनी पेज व्यू में गया, यूजेज एंड कोटास, यहाँ दिखा रहा है ये कि ये दो आइटम मैंने यूज़ करे हैं। तो मुझे वर्चुअल नेटवर्क अगर आप देखें तो वर्चुअल नेटवर्क जो है मैं मैक्सिमम 1000 बना सकता हूँ, मैंने अभी एक बनाया हुआ है सिर्फ। नेटवर्क वॉचर क्या है, जैसे ही आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपना एक सेपरेट जो है आपका रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देता है। तो ये एक ही बाय डिफ़ॉल्ट एक ही क्रिएट होता है एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो अगर हम ऑल करें तो यहाँ हमें दिखेंगे ये तमाम रिसोर्सेज जो अलाउ हैं सब्सक्रिप्शन में क्रिएट करने के लिए, और इसमें बताएगा कि हमने कितनी यूटिलाइज़ करी है। लेट से मैं लोकेशन को और इसको इजी कर दूं दिखने में। तो अगर मैं बात करूं इसको ओनली फॉर नॉट यूरोप, तो यहाँ ये आपको दिखेंगी कि तमाम रिसोर्सेज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम उसमें लिमिट बताई हुई है कि मैक्सिमम कितनी क्रिएट करी जा सकती हैं। ठीक है, इसको ठीक है जी। तो ये
अगर आप यहाँ देखेंगे तमाम आपको लिमिट्स बता देगा कि आपने कितनी क्रिएट कर ली है और आप और कितनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम आपको लिमिट बता देगा। तो यहाँ से आप कोटा चेक कर सकते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन का यूजेज एंड कोटास से। अब हम बात करें अगर एज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट की। एज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन योर बिजनेस। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए मल्टीपल आपके पास प्रोसेस हैं या मल्टीपल कह सकते हैं आपके पास मैकेनिज्म है या टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कॉस्ट को मेंटेन कर सकते हो, कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं। एक है एज्योर टैग्स, जो हमने देखा कैसे कॉस्ट मैनेज करी जा सकती है। एज्योर टैग्स की बेसिस के ऊपर आप कैसे कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं, कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं रिसोर्सेस। फिर है आपका एज्योर एडवाइज़र। एज्योर एडवाइज़र हमारा जो है आपका कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टेंट टाइप का होता है। एडवाइज़र ओके हमने कुछ क्रिएट नहीं करा था इधर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एज्योर एडवाइज़र में आपको 4 तरह की चीज़ें दिखाएगा। हाई अवेलेबिलिटी के हवाले से रिकमेंडेशन देगा, सिक्योरिटी से रिलेटेड देगा, परफॉर्मेंस से रिलेटेड देगा और कॉस्ट से रिलेटेड देगा रिकमेंडेशन। अगर हम यहाँ पर आए इसमें ऑल रिकमेंडेशन में, तो ये हमें दे रहा है सब में सिर्फ एक अभी दे रहा है क्रिएट अ एज्योर सर्विस हेल्थ अलर्ट, कि हमने जो रिसोर्स क्रिएट करी है उसके ऊपर हेल्थ अलर्ट कॉन्फ़िगर करें। तो एज्योर एडवाइज़र क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर का कंसल्टेंट है कह सकते हैं आप, जिसमें ये रिकमेंडेशन है। लेट से हमने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उसमें अवेलेबिलिटी सेट के ऊपर नहीं रखते या मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के ऊपर नहीं रखते, तो ये हमें हाई अवेलेबिलिटी के अंदर अलर्ट देता है कि आपके पास वीएम क्रिएटेड है जो हाई अवेलेबिलिटी के ऊपर नहीं है, तो आप वो क्रिएट करें। सिमिलरली सिक्योरिटी के ऊपर होता है, अगर हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते और उसका कोई पोर्ट ओपन छोड़ देते आरडीपी की तो या एसएसएच की बाहर से या एचटीटीपीएस की, तो हमें रिकमेंड करता है कि वो बंद कर दो क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है। सिमिलरली परफॉर्मेंस में अगर कोई पीक है या आपने कम सीपीयू असाइन करा है किसी रिसोर्स को, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड ये आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको अलर्ट शो करता या रिकमेंडेशन देता। लेकिन देखें एक बात इसमें याद रखने की है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडवाइज़र जो है आपको रिकमेंड करता है, लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन जो होती है इस यूज़ में याद रखिएगा उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है। लेट से वो बोलता है कि अवेलेबिलिटी सेट कॉन्फ़िगर करो, आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, आपने सिंगल जोन पे रखी अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर, वो बोलता है कि रिसोर्स को आप अवेलेबिलिटी सेट के ऊपर रखो या अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर रखो, मल्टीपल जगह अवेलेबिलिटी जोन में रेप्लिकेट करवाओ, तो उसमें आपको दूसरी वीएम की भी चार्जेस आएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है, ये आपको देखना है आपको कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, या आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो एडवाइज़र आपको जस्ट रिकमेंड करेगा आपकी रिसोर्सेज के हिसाब से, बट आपको एनालाइज करना है कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो आपको स्टेप फॉलो करना है या नहीं। या आप कोई सिक्योरिटी, क्योंकि वेब सर्वर में अगर आप वीएम बनाते हो और वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एचटीटीपी या एचटीटीपीएस पोर्ट ओपन रखते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आपको बोलेगा एडवाइज़र कि आप पोर्ट क्लोज करो, पोर्ट को ब्लॉक करो एचटीटीपीएस की या एचटीटीपी की, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। एज्योर कॉस्ट एनालिसिस। एज्योर कॉस्ट एनालिसिस माइक्रोसॉफ्ट की मैनेज सर्विस है और पेड सर्विस है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड करता है आपकी रिसोर्सेज की बेसिस के ऊपर के फ्यूचर में आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी रिसोर्सेज और क्या कॉस्ट अकर होगी उन रिसोर्सेज के ऊपर आपको अगर आप फ्यूचर में यूज़ करते हैं, और इस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है। अगर हम पोर्टल पे देखें, यहाँ देखें माइक्रोसॉफ्ट जो है एनालाइजर विजुअलाइज एंड मॉनिटर योर क्लाउड कॉस्ट एंड ट्रेंड्स, इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइज योर क्लाउड एफिशिएंसी। तो आपकी जो वो एनालाइज करेगा आपको विद इट्स मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आप कितनी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और आपका लास्ट 1 मंथ का लेट से क्या ट्रेंड रहा है और आपकी इन फ्यूचर आपको कितनी कॉस्ट इनकर होगी, और उसी हिसाब से देखेगा माइक्रोसॉफ्ट के सीपीयू। लेट से आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, उसमें आपने 4 कोर सीपीयूज असाइन करे और 8 GB रैम यूज़ करी आपने, और माइक्रोसॉफ्ट फिर मॉनिटर करेगा और देखेगा कि आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन 2 सीपीयू से ऊपर गई या नहीं गई, या लेट से आपने 4 GB सिर्फ रैम यूज़ करी, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको फिर रिकमेंडेशन देगा कि आपने सिर्फ इतनी यूटिलाइज करी है और इतनी आपका फ्री रही है आपकी रिसोर्सेज, तो आप उसी हिसाब से अपनी रिसोर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ये कंप्लीट आपको एनालिसिस करके बताएगा इसके ऊपर।
एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर। एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर माइक्रोसॉफ्ट का कैलकुलेटर है जिसमें आप लेट से कोई न्यू रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या लेट से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर कैलकुलेटर के थ्रू आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पर वीएम आपको कितने चार्जेस आएंगे, या नई कोई स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं या नई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसके कितने चार्जेस आएंगे। अगर हम देखें ये है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कैलकुलेटर। यहाँ लेट से मैं चाह रहा हूँ वर्चुअल मशीन, ये आपको तमाम रिसोर्सेज यहाँ पर दिखाएगा कि आपको जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। लेट से मैं बात करता हूँ वर्चुअल मशीन की। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, कंप्यूट में है RTUL, सॉरी, ये वर्चुअल मशीन सामने भी आ रहा है और यहाँ से ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखी वर्चुअल मशीन, मैं चाह रहा हूँ नॉर्थ यूरोप में, विंडोज़ होगी, टाइप OS ओनली, उसमें डेटाबेस नहीं चाहिए मुझे, उसमें स्टैंडर्ड चाहिए। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है टाइप, ये जनरल पर्पस है। D2 क्लास जो होती है जनरल पर्पस यूज़ होती है कि लेट से आपको कोई वर्चुअल वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है या आपको कोई एप्लीकेशन सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो आप ये जनरल पर्पस यूज़ करते हैं। इसमें भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम वर्चुअल मशीन्स की बात करेंगे। फिर ये मैंने मशीन सेलेक्ट करी। अब मॉडल कौन सा चाहिए, प्राइसिंग पे एज यू गो, 1 ईयर रिजर्व्ड या 3 ईयर रिजर्व्ड। अगर आप देख रहे हैं रिजर्व्ड के अंदर आपको कॉस्ट कम हो जाती है, जैसे ही आप 1 ईयर रिजर्व्ड इंस्टेंस अभी ले लेंगे तो 19% प्राइस कम हो जाएंगे। लेट से मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो ये 118 हो गए, अदरवाइज कितने आ रहे हैं ये 145। सेम अगर 3 ईयर्स का देखेंगे तो $100 हो जाएंगे। तो और वर्चुअल मशीन एक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इससे आप एज्योर प्राइस कैलकुलेटर से आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। आपको हार्ड ड्राइव कौन सी चाहिए ये आपने सेलेक्ट करी, कितने 3 GB कितनी डिस्क चाहिए, एक डिस्क चाहिए, उसकी कॉस्ट आ गई। तो टोटल बता दिया उसने आपको मंथली कॉस्ट इतनी पड़ेगी $103.51, $103.51। तो यहाँ से आप प्राइसिंग कैलकुलेटर से आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिसोर्स चाहिए और रिसोर्स आपको कितना कॉस्ट करेगी। अगेन ये टेंटेटिव होती है, आप इसको समराइज करके जो आप फाइनल कैलकुलेशन निकालेंगे आपको देखना होगा। लेट से आप स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं कि आप कितनी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि इनिशियली तो आप फॉरन जाके तो आप पूरी यूज़ नहीं कर रहे होंगे रिसोर्स, आप हाफ यूज़ करते हैं। लेट से बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ अगर आप 50 GB की रखते हैं तो आप जब स्टार्ट करते हैं इनिशियल डे से तो आप पूरी 50 कंज्यूम नहीं करने लगते, आप कम करते हैं, तो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। वो मैक्सिमम की कॉस्ट बता रहा है आपको। इसी तरह से 32 GB है तो मैक्सिमम की कॉस्ट बता रहा है ये आपको। तो ये एक टेंटेटिव आपको मिल जाती है कॉस्टिंग यहाँ से प्राइसिंग कैलकुलेटर से। ठीक है गाइज, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फर्दर जैसे ही हम दूसरे लेक्चर्स में मूव होंगे इन सर्विसेज को हम यूज़ करना शुरू करेंगे और रिसोर्सेज के साथ, तो और विजिबिलिटी और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।